हेलो एवरीवन, दिस इज निलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आपके सेकंड पार्ट के बारे में। वैसे तो देखा जाएगा ये थर्ड पार्ट आप समझ सकते हो, क्योंकि इससे पहले आपको 2 वीडियो फ्रांसीसी क्रांति की मिल चुकी हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की एक वीडियो आपको पहले वाली मिली है, जिसमें कि मैंने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो उसे हम एज अ वन वीडियो ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह गए थे। पार्ट 1 में हमने सेट 1 सेट 2 को डिस्कस किया और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया। तो ऑब्वियस सी बात है आपके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर हुए। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेट 3 सेट 4 के बारे में, और कोशिश करेंगे सेट 5 को भी डिस्कस कर लें। बाकी अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा क्लियर कर दिया जाए, लेकिन आप जानते ही हो। हाँ, लेकिन ये है कि अब 2-4 दिन में ही मैं आपके पेडागोजी वाले सेक्शन की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। तो उससे क्या है, एक दिन में 2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आपकी चीजें जल्दी ही कवर होंगी, ठीक है। बाकी मेरा एम यही है कि आपका जो ये वाला सेक्शन है ना, ये जैसे ही क्लियर होगा तो हम पूरी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो सके, ठीक है। बाकी अगर नोट्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। होप सो सारी चीजें आपको समझ आए। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी न किसी वीडियो के या कहीं न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम बात करेंगे आज की क्लास में सेट 3 के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा और प्रारंभिक सुधार, इसके बारे में, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपके इसके बारे में पढ़ेंगे 26 अगस्त 1789 के जो आपके मानव अधिकार थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे समानता स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समानती जो विशेष अधिकार का जो अंत है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चर्च और कुलीन वर्ग की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हास के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रारंभिक सुधार या कह लीजिए संवैधानिक राजतंत्र और नए कानून आदि के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के आपके साथ आपको चीजें दी जा रही हैं, तो आपके और ज्यादा डाउट्स क्लियर होने की यहाँ पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि आपके जो मानव अधिकार और जो नागरिक अधिकार थे, ठीक है, उनका वो कब पारित किए गए थे। तो कब पारित किए गए थे, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। वैसे तो आपको ऊपर दे दिया था, ऑप्शंस हैं आपके पास 14 जुलाई 1789, 26 अगस्त 1789, 21 जनवरी 1793 और 5 मई 1789। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 26 अगस्त 1789 में हुए थे। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, राष्ट्रसभा ने 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा की, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को मान्यता दी गई और समानता विशेष अधिकारों को समाप्त करने की नींव रखी गई थी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट के अनुसार संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए थी। तो संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, राजा के हाथ में, बी ऑप्शन चर्च के हाथ में, सी ऑप्शन जनता के हाथ में और डी ऑप्शन कुलीन वर्ग के हाथ में। तो आप जानते हो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के अनुसार जो पावर होती है वो आपकी किसके पास होनी चाहिए थी, जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट या कह लीजिए घोषणा पत्र में सभी संप्रभुता मूलतः राष्ट्र में ही निहित है, यानी कि जनता में होनी चाहिए, ठीक है, ना कि राजा में या चर्च के पास, ठीक है। यह आधुनिक लोकतंत्र की आधारभूत सिद्धांत बना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर यह याद रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट घोषणा पत्र
जो आपका था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए, तो वो आपकी जनता के पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र में ही निहित है ना सारी चीजें, ना कि ये जो पावर है ना राजा के हाथ में होनी चाहिए ना चर्च के हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में शामिल नहीं था, या कह लीजिए घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार। तो अगर हम बात करते हैं आपके घोषणा पत्र के बारे में, तो इसमें किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया था, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार। बाकी आपका संपत्ति का भी अधिकार था उसमें, ठीक है, समानता का भी था और स्वतंत्रता का भी था। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो घोषणा पत्र में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार शामिल था, लेकिन महिलाओं को मतदान और या राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। इसी कारण ओलंपिक रूल्स ने बाद में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, द ओलंपिक रूल्स, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फीमेल्स ने आपका फ्रांसीसी क्रांति में। अगर फ्रांसीसी क्रांति में आपका फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें पूछी जाए तो 90% चांस है कि आपका ओलंपिक रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपका एक बार क्वेश्चन आया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किसने लिखा, तो आपका ओलंपिक रूल्स ने लिखा था। ठीक है, ये चीज याद हो गई। इसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समानता विशेषाधिकार का अंत किस वर्ष हुआ था। समानता विशेषाधिकार का जो अंत था वो किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है आपके पास 1789 में, 1791 में, 1792 में, 1793 में। तो आप जानते हो समानता विशेषाधिकार का जो अंत था वो कब हुआ, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1789 में। अब यहाँ पर मैंने आपको डेट भी मेंशन की थी, अब आप बताइएगा कि डेट कौन सी थी। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगी नहीं, आप बताइएगा कि डेट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डेट बताई है, डेट के बाद मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अगर हम बात करें आपके आंसर की, तो यहाँ पर जो आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रसभा ने समानता करो, बेगारों और कुलीन के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। यह ग्रामीण विदो और ग्रेट फेयर का परिणाम था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है प्रारंभिक सुधारों में कौन सा चर्च से संबंधित था। तो कौन सा चर्च से संबंधित था। ऑप्शन है चर्च की भूमिका का राष्ट्रीयकरण, बी ऑप्शन है पादरियों को राजनीतिक पद देना, सी ऑप्शन पादरियों को कर से मुक्त करना, डी ऑप्शन आपका चर्च को संसद के प्रतिनिधित्व देना। तो आप जानते हो प्रारंभिक सुधार में जो चर्च से संबंधित था वो था आपका चर्च की भूमिका का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, 1789 से 1790 में चर्च की संपत्ति राज्य के अधीन कर दी गई। इसका उद्देश्य आर्थिक संकट से निपटना और चर्च की शक्ति को सीमित करना था। ठीक है, अब ये याद रखिएगा चर्च की जो संपत्ति थी उसका क्या किया था, उसे 1789 से 90 के बीच में आपकी जो संपत्ति थी ये राज्य के अधीन कर दी गई, और उसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक संकट से निपटना, दूसरी चीज चर्च की शक्ति को सीमित करना। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1791 संविधान का स्वरूप क्या था। तो 1791 में आपका संविधान का स्वरूप जो था वो था आपका, ऑप्शंस की अगर बात करें पूर्ण राजतंत्र, बी ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, सी ऑप्शन है गणराज्य, डी ऑप्शन है तानाशाही या कह लीजिए डिक्टेटरशिप। तो आप जानते हो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखा करें कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है। 1791 में पूछा जा गया, तो उस समय क्या हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र आपका था, लेकिन बाद में इसे और चेंज कर दिया गया था। बात करें 1791 के संविधान में फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बनाया। राजा लुई 16 को सीमित अधिकार मिले और कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रीय सभा को चलाने के पास चली गई। ठीक है,
यानी कि आपकी नेशनल असेंबली के पास चली गई। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स या कह लीजिए घोषणा पत्र में संपत्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया। तो किस रूप में परिभाषित किया गया यहाँ पर ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए सामूहिक अधिकार, बी ऑप्शन है एक प्राकृतिक और पवित्र अधिकार, सी ऑप्शन केवल कुलीनों को विशेष अधिकार, और डी ऑप्शन चर्च का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, जो कि है आपका एक प्राकृतिक और पवित्र अधिकार। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आपका घोषणा पत्र में कहा गया कि संपत्ति एक प्राकृतिक और अविच्छेद्य अधिकार है, इसे छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है सिवाय सार्वजनिक आवश्यकता और मुआवजे की स्थिति में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ग ने सबसे अधिक लाभ प्रारंभिक सुधारों से उठाया। तो अगर हम बात करें किस वर्ग ने सबसे अधिक लाभ उठाया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है किसान, बी ऑप्शन आपका पादरी, डी ऑप्शन मध्य वर्ग, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका कुलीन वर्ग। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो लाभ उठाया गया प्रारंभिक सुधारों की वजह से वो आपका था मध्य वर्ग के। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर सामंती करों ने अंत और संपत्ति के अधिकार के माध्यम से बुर्जुआ को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया। किसानों को कुछ राहत मिली, लेकिन राजनीतिक शक्तियां अभी भी बुर्जुआ वर्ग के हाथों में ही रही। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, जो कि है प्रारंभिक सुधारों का उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक सुधारों का जो उद्देश्य था वो क्या था, ऑप्शन है आपके पास राजशाही को पूरी तरह से समाप्त करना, बी ऑप्शन आर्थिक संकट का समाधान और समानता स्थापित करना, सी ऑप्शन चर्च की शक्ति को बढ़ाना, और डी ऑप्शन है साम्राज्य का विस्तार। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि है आर्थिक संकट का समाधान और असमानता स्थापित करना, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, प्रारंभिक सुधारों का मकसद करों और भूमि व्यवस्था को बदलकर आर्थिक संकट से निपटना और सामाजिक समानता की नींव रखना था। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, जो कि है प्रारंभिक सुधारों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो प्रारंभिक सुधारों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, ऑप्शन है आपके पास प्रारंभिक सुधारों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो सबसे बड़ा प्रभाव की अगर बात करते हैं तो क्या था, ऑप्शन हैं आपके पास राजशाही की शक्ति और चर्च का प्रभाव कम होना, बी ऑप्शन है सामंती व्यवस्था का पुनः सुदृढ़ होना, सी ऑप्शन है आपका किसानों पर कर का बोझ बढ़ाना, और डी ऑप्शन विदेशी आक्रमण में कमी आना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक सुधारों का सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ वो आपका हुआ और ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, जो कि है राजशाही की शक्ति और चर्च का प्रभाव कम होना। ठीक है, बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, इन सुधारों ने फ्रांस में राजशाही और चर्च की शक्ति को कमजोर कर दिया। अब सत्ता धीरे धीरे जनता और राष्ट्रीय सभा या कह लीजिए नेशनल असेंबली के हाथों में जाने लगी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी सेट 4 की, जो कि है आपका रेन ऑफ टेरर। ये अपने आप में आपका एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शायद लास्ट जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें इधर से इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आया था, जिसमें कि रेन और टेरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेन ऑफ टेरर या कह लीजिए आतंक का शासनकाल, इस टॉपिक में हम डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, रेन ऑफ टेरर या कह लीजिए आतंक का शासनकाल शब्द किस समय विधि के लिए प्रयोग किया जाता था। हाँ, मुझे याद आ गया कि जो क्वेश्चन था वो टाइम पीरियड ही पूछा गया था कि आपका कब से कब तक था जो रेन ऑफ टेरर शासनकाल। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपका 1793 से 1794, बी ऑप्शन है 1789 से 1790 तक, सी ऑप्शन है 1791 से 92 तक, और डी ऑप्शन है 1794 से 75 तक। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि है आपका 1793 से 1794 तक।
बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, आतंक का शासनकाल रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 तक चला। इस दौरान जैकोबिन्स जो थे, इन्होंने सत्ता संभाली और रोबोस्पियर के नेतृत्व में कठोर और हिंसक कदम उठाए। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेन ऑफ टेरर के समय किसके हाथों में सत्ता थी। ठीक है, तो रोबोस्पियर के नेतृत्व में आपके जैकोबिन्स के हाथों में सत्ता थी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेन ऑफ टेरर के दौरान सबसे प्रमुख नेता कौन था? तो आपका सबसे प्रमुख नेता जो थे, ऑप्शंस हैं आपके पास, दांते, बी ऑप्शन मारा, सी ऑप्शन रोबोस्पियर और डी ऑप्शन नेपोलियन। तो आप जानते ही हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोबोस्पियर। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे प्रमुख नेता जो था वो आपका रोबोस्पियर था, रेन ऑफ या कह लीजिए आतंक के शासन के समय। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रोबोस्पियर जैकोबिन क्लब के नेता थे। उन्होंने आतंक के शासनकाल का नेतृत्व किया और क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने के लिए कठोर कानून लागू किए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोस्पियर के शासन में किसका व्यापक उपयोग हुआ? तो किसका व्यापक उपयोग हुआ? ऑप्शंस हैं आपके पास, तोपखाना, बी ऑप्शन गिलोटिन, सी ऑप्शन बंदूक, डी ऑप्शन तलवार। तो आप जानते हो सबसे ज्यादा जो आपका यूज हुआ था वो था आपका गिलोटिन। ठीक है, क्योंकि रोबोस्फियर जो था वो इतना कठोर था कि वो ज्यादातर जितने भी डिसीजंस उसने लिए तो वो लोगों को ग्लोटिन, और ग्लोटिन कैसा था उसमें मतलब आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना तो उसमें उसकी पिक्चर बना रखी है, उसे देखिएगा और उससे आप समझिएगा कि मतलब कितनी दर्दनाक मौत दी जाती थी। उसमें मतलब ऊपर से कुछ भारी सा सामान गिरता था जिससे कि जो सर था वो अलग हो जाता था। ठीक है, तो आप इससे समझिएगा कि कितना दर्दनाक, और सारी जो जनता थी वो उस चीज को देखती थी। ठीक है, ग्लोटिन पे जब किसी को ग्लोटिन के थ्रू जिससे किसी को मारा जाता था तो वो पब्लिक के सामने मारा जाता था ताकि और जो लोग हैं वो ऐसी गलती ना कर सके। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, ग्लोटिन को मानवता का समानता लाने वाला हथियार कहा गया। आतंक के शासनकाल में हजारों लोगों को ग्लोटिन से मौत की सजा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, रोबोस्फियर ने किस सिद्धांत के आधार पर सख्त कानून बनाए? तो किस सिद्धांत के आधार पर सख्त कानून बनाए? ऑप्शंस हैं देशभक्ति और सदाचार, बी ऑप्शन ईश्वर की इच्छा, सी ऑप्शन राजशाही परंपरा और डी ऑप्शन सैन्य अनुशासन। तो यहाँ पर जो रोबोस्फियर ने किस सिद्धांत के अनुसार कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, तो आपके हो जाएगा देशभक्ति और सदाचार। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रोबोस्फियर का मानना था कि देशभक्ति और सदाचार के लिए आतंक आवश्यक है, इसलिए उन्होंने क्रांति विरोधियों को कठोर दंड दिए। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंक के शासनकाल में किस वर्ग के लोग सबसे अधिक पीड़ित हुए? तो सबसे अधिक जो पीड़ित हुए किस वर्ग के हुए? ऑप्शंस हैं कुलीन वर्ग, बी ऑप्शन पादरी वर्ग, सी ऑप्शन आम लोग या कह लीजिए कॉमनर्स, डी ऑप्शन सैनिक। तो आप जानते ही हो जो शासन का आतंक का जो शासन काल था इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो आपका आम जनता पर हुआ था, यानी कि कॉमनर्स पर हुआ था। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, यद्यपि राज परिवार और कुलीन वर्ग को भी दंडित किया गया, लेकिन ग्लोटिन पे मारे गए अधिकांश लोग जो थे वो आपके आम लोग थे। ठीक है, जो भी लोग अगर रोबोस्फियर का विरोध करते तो उन्हें ग्लोटिन पे चढ़ा दिया जाता या इस तरीके की सजा दी जाती जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा, उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा पीड़ित हुई। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिर्फ आम लोगों को ही चीजें देखनी पड़ी, नहीं, ये जो आतंक का शासन है इसलिए कुलीन वर्ग और चर्च के लोगों को भी दंडित किया गया, लेकिन ज्यादातर जो थे वो आपके आम लोग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 जो कि है कम्युनिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी किसने बनाया? तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, किसने बनाया, ऑप्शन है आपके पास लुईस सेल्वे, राष्ट्रीय सम्मेलन या कह लीजिए नेशनल कन्वेंशन, सी ऑप्शन है आपका जैकोबिन क्लब और डी ऑप्शन है गिरोनडिन। तो अगर हम बात करते हैं आपके आंसर की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सम्मेलन या कह लीजिए नेशनल कन्वेंशन। अब ये याद रखिएगा जितने भी शब्द आपके यूज किए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में है या कह लीजिए
जो आपके इंग्लिश के ही हिंदी में आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल असेंबली भी जो आपको देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट टाइम इंग्लिश में ही देखने को मिलता है, बस हिंदी में लिखा हुआ होता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, मैंने भी इस चीज को ध्यान में रखा, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं बाइलिंगुअल रखने का भी पर्पस इसी वजह से है कि आपको दोनों चीज क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, राष्ट्रीय सम्मेलन या कह लीजिए आपका नेशनल कन्वेंशन ने 1793 में कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का गठन किया, जिसने क्रांति विरोधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इसके बाद बात करें आपके 7 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें की है किसने रोबोस्फेयर के शासन का अंत किया। तो किसने किया, ऑप्शंस हैं आपके पास, जैकोबिन्स, बी ऑप्शन है ग्रोडिंग्स, सी ऑप्शन नेपोलियन और डी ऑप्शन रोबोस्फेयर के विरोधियों ने। तो आप जानते ही हो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोबोस्फेयर के विरोधियों ने। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रोबोस्फेयर के कठोर शासन और लगातार फांसियों के कारण उनके अपने साथियों ने भी उनके खिलाफ हो गए और उन्हें ही गिलोटिन से मार दिया गया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 जो की है आपका आतंक के शासनकाल का सबसे बड़ा परिणाम क्या था। तो आतंक के शासनकाल में सबसे बड़ा परिणाम जो था वो क्या था। ऑप्शंस हैं आपके पास, राजशाही की बहाली, बी ऑप्शन गिरोंदिनो की जीत, सी ऑप्शन जैकोबिन सरकार का पतन और डी ऑप्शन फ्रांस का विभाजन। तो अगर हम बात करते हैं आपके आंसर की, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आतंक के शासनकाल का सबसे बड़ा परिणाम जो था वो था आपका जैकोबिन सरकार का पतन। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रोबोस्फेयर की मृत्यु के बाद जैकोबिन सरकार का अंत हो गया और अधिक मध्यम वर्गीय डायरेक्टरी शासन सत्ता में आया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 जो की है गिलोटिन से सबसे पहले किसे दंडित किया गया था। गिलोटिन में सबसे पहले किसे दंडित किया गया था। आपका ऑप्शन है रानी मैरी एंटोनेट, बी ऑप्शन है लुई सोलवा, डी ऑप्शन गिरोदिन नेता और आपका मारा। तो आप जानते ही हो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका गिलोटिन पे चढ़ाया गया था वो लुई सोलवे को चढ़ाया गया था। बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो जनवरी 1793 में लुई सोलवे को देशद्रोह के आरोप में गिलोटिन से मृत्यु दंड दिया गया। यह आतंक के शासनकाल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पर एक दो चीज क्लियर करिएगा। पहली चीज, लुई सोलवे की मृत्यु कैसे हुई, तो उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया देशद्रोह के आरोप में। ठीक है, किसके द्वारा चढ़ाया गया, तो आपके रोबोस्फेयर की सत्ता में चढ़ाया गया। ठीक है, टाइम पीरियड पूछते हैं तो आपका जनवरी 1793 में चढ़ाया गया। ठीक है, और अगर बात करें इस समय को किस प्रतीक में जाना जाता है, तो जो आतंक के शासनकाल का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और बाद में मैरी एंटोनेट और भी जो चीजें थी उन्हें भी गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 जो कि है रोबोस्फेयर के पतन के बाद कौन सी नई व्यवस्था स्थापित हुई। तो रोबोस्फेयर के पतन के बाद कौन सी नई व्यवस्था स्थापित हुई। ऑप्शंस हैं आपके पास, राजशाही, बी ऑप्शन है डायरेक्टरी, सी ऑप्शन है सामंतवाद और डी ऑप्शन है साम्राज्य। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टरी। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की, रोबोस्फेयर के पतन के बाद 1795 में डायरेक्टरी नामक नई राजनीतिक व्यवस्था आई, जिसमें 5 निर्देशकों ने सत्ता संभाली। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेट है आपका ये खत्म होता है, नेक्स्ट सेट आपका 5 शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 4 आपका खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी मेरा बेटा जो सोया है बीच बीच में वो जगा था, तो अब उससे ज्यादा देर मैं नहीं सुला सकती क्योंकि अब उसके खाने का भी टाइम हो रहा है। बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा। बाकी मेरी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। बाकी कैसी लग रही हैं क्लासेस आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाई होंगी। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।